हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 9 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ना मैंने इस क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस पार्ट में आपको सेक्शन ए हिस्ट्री और सेक्शन बी जियोग्राफी कराया था। सो अब हम इस पार्ट में करेंगे सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं ना। वापस से अगर आपको सेक्शन है हिस्ट्री और ऐसे क्वेश्चन जैसे कि व्हाट यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, ये सब कुछ, ये सारे टाइप के क्वेश्चन देखने हैं तो आप इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट में देख लेना है। जैसे कि सेक्शन भी है नेम लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स इंडिया, ये सारे टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए आप इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट को देखना। हम करंटली करेंगे सेक्शन सी और फिर बाद में डी। फर्स्टली हम करेंगे सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स। सो क्वेश्चन 20, अ कंट्री वेयर पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन एंड हैव नो राइट टू वोट, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्लैश अनडेमोक्रेटिक कंट्री। हमें यहाँ पे इन दोनों चॉइसेस के बीच में चुनना है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब ये कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करती। नाउ वन ऑफ द मेन जो पॉइंट्स है डेमोक्रेसी के बारे में वो क्या है? इट इज़ वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, ठीक है। मतलब हर एक इंसान के पास हर एक इंसान के पास एक वोट है और उस वोट के पास एक ही वैल्यू है, और आप किसी को भी किसी भी बेसिस में डिनाई नहीं कर सकते उनकी राइट टू वोट, ठीक है। डेमोक्रेसी के दो प्रिंसिपल्स है, सबसे पहले वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू और दूसरा राइट टू वोट। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, everyone over the age of 18 has a right to vote regardless of any background, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो बोल रखा है अ कंट्री वेयर पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन हैव नो राइट टू वोट। अगर वो कंट्री के ऑफिशियल रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो वोटिंग राइट्स नहीं प्राप्त कर सकते। सो ये दोनों चीज़ों को अंडरमाइन करता है। सबसे पहले उनकी वोट की कुछ वैल्यू है ही नहीं, वो वोट कर ही नहीं सकते, और साथ में यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज को भी अंडरमाइन कर रहा है ये रूल, क्योंकि इस जो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है उसकी अकॉर्डिंग हर एक पर्सन ओवर द एज ऑफ 18 कैन वोट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो इसकी वजह से ये एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन 21, आइडेंटिफाई द पिक्चर। जो ये वाली पिक्चर है ब्लैक एंड वाइट में, आपको इसके बेसिस में आइडेंटिफाई करना है ना। ये पिक्चर काफ़ी मुश्किल है देखने के लिए, डिसाइफर करने के लिए कि यहाँ पे क्या चीज़ बन रखी है, ये किस चीज़ की फ़ोटो है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा और क्लियरली, ताकि आप थोड़ा और क्लियरली समझ सको ये कौन सी इमेज है, मैंने ये वाली इमेज यहाँ पर डाल दी। ये वाली इमेज जो थी ये डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो ये हिडन सीक्रेट्स ऑफ डेमोक्रेसी बताता है। ये एक तरह से कार्टून है, एक पॉलिटिकल कार्टून है जो ब्राज़ील के लिए बना था, ब्राज़ील, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला जो कार्टून है अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से जान सकते हो, क्योंकि ये इसकी टोपी है, ये इसकी क्लोथ्स है, आप इसके बेसिस में जान सकते हो कि किस चीज़ के बारे में। ये स्कल है, आप इन सब के बेसिस में अगर आपको पहले से ही पता होता तो आप जान सकते थे कि किस चीज़ के बारे में कार्टून है। लेकिन आपके लिए थोड़ी आसानी करने के लिए मैंने ये वाली फ़ोटो भी लगा दी। तो किस चीज़ को, ये जो पिक्चर है कार्टून जो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हिडन सीक्रेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर क्वेश्चन 22, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से हमें इनकरेक्ट पेयर को फाइंड करना है। यहाँ पर हमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे रखी है और उनकी कंट्रीज दे रखी है। तो सबसे पहले ज़ानू पीएफ का हेड कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। तो ज़ानू पीएफ जो थी वो कौन सी कंट्री की थी? वो थी जिम्बाब्वे की। तो जो ये फर्स्ट मैचिंग ये सही है। फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना, ये भी कनेक्ट है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है इट रूल्स चाइना। फिर थर्ड पीआरआई यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी मेक्सिको में जो काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करती है। जो इन सारी पार्टीज़ में एक चीज़ कॉमन ये है कि ये अपने इलेक्शन को जीतने के लिए और अपनी पोजीशन को रखने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करती थी, ठीक है। ये एक चीज़ इन सारी पार्टीज़ के बीच में कॉमन है। सो जो पीआरआई है ये भी एक मेक्सिको की पार्टी थी, इसलिए ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है।
तो इसका मतलब ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट पेयर नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव ये करेक्ट होगा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। फिर क्वेश्चन 23, अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग लॉ मेड बाय सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री इज कॉल्ड। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एक कोई चेंज जो सुप्रीम कोर्ट करता है एक कंट्री का। ठीक है, सो जब एक कोई लॉ है, जब उसको चेंज कर दिया जाता है, एक लॉ, एक एग्जिस्टिंग लॉ जो पहले से बन रखा है, ये नहीं कि एक नया लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया, एक एग्जिस्टिंग लॉ में चेंजेस लाए हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट। ठीक है, जब एक एग्जिस्टिंग लॉ में सुप्रीम कोर्ट एक कंट्री का चेंज लाता है तब उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। और जो अमेंडमेंट्स होते हैं दे आर जनरली डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीएम्बल। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंश्राइंड वैल्यूज़ हैं वो फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा जो नया चेंज लाना चाहिए इन लॉज में, तो फिर वो लॉ मोस्ट लाइकली रिजेक्ट हो जाएगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को फॉलो नहीं कर रहा। सो इसको बोलते हैं चेंज इन एग्जिस्टिंग लॉ, इसको बोलते हैं हम अमेंडमेंट। ठीक है, जो ये सोशलिस्ट है ये इनकरेक्ट होगा, कि सोशलिस्ट का मतलब होता है ये एक एसेंशियली तरीका है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहाँ पे मोस्ट बेनिफिट होता है पीपल का। ठीक है, तो सोशलिस्ट नहीं हो सकता। और जो रिपब्लिक है उसका मतलब कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो इंडिया का हेड है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और कोई किंग नहीं है, हेरिडेटरी किंग नहीं है। तो ये दोनों की मीनिंग तो बिल्कुल अलग है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर होगा अमेंडमेंट। फिर क्वेश्चन 25, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड इट। ना इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऊपर। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें उसकी ज़रूरत क्या है। इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल और बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। इट डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन द पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यहाँ तक का जो ये सेंटेंस था, ये आंसर था, ये किस चीज़ का आंसर है, ये है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर है ये पूरा। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, या एक रिटन डॉक्यूमेंट। समटाइम्स रिटन भी नहीं हो सकता है, कभी कभी बार ये स्पोकन हो सकता है, मतलब नॉन रिटन फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जनरली मोस्ट केसेस में 99% ऑफ केसेस में ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है या एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होते हैं। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। इट डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन द पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ तक हमने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन को आंसर कर दिया। सर ने व्हाई डू वी नीड इट, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है नीचे वाला, वी नीडेड टू जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल द सिटीजन्स देयर राइट्स। अगर आप चाहो तो आप इनको पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि वी नीडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, फिर 1 जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट, 2 लिमिट पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड 3 टेल द सिटीजन्स देयर राइट्स। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इस केस में एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया पूरा। ठीक है, सो इन दोनों चीज़ों का आंसर हो गया। हमने व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट कर दिया, और वाई डू वी नीड इट, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी इन दोनों चीज़ों का आंसर हमने दे दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 26, राइट इन ब्रीफ एनी टू, इनमें से किसी भी 2 टॉपिक्स के बारे में हमें लिखना है। ठीक है, सेक्युलर, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, प्रीएम्बल, ट्रीजन। मैं पर्सनली अभी ये लिखूंगा इन दोनों चीज़ों के बारे में, सेक्युलर और प्रीएम्बल। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और ट्रीजन है ये भी काफ़ी आसान चीज़ है, लेकिन मैं अभी सेक्युलर और प्रीएम्बल के बारे में लिखूंगा। तो चलो शुरू करते हैं ना। सेक्युलर एंड प्रीएम्बल, इनका आंसर होएगा, तो सेक्युलर जो ये वाला है इसका, सेक्युलर का आंसर, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट है। यह है सेक्युलर, तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हो गया। फिर सेकंड प्रीएम्बल जो हमने चुना था, प्रीएम्बल का आएगा, द प्रीएम्बल इज द सोल और एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द गाइडिंग वैल्यूज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ट अपॉन। इट इज लाइक द प्रीफेस ऑफ अ बुक। ठीक है, सेक्युलरिज्म में जो सिटीजन्स हैं उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का, और कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है नहीं। ठीक है, जो इंडिया है उसमें कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, अनलाइक कुछ और कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया। ठीक है, वैसी कोई टाइप की कंट्रीज़ की तरह
कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और जो गवर्नमेंट है वो हर एक रिलीजन, बिलीफ और प्रैक्टिस को इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करती है। हाउएवर अगर वो प्रैक्टिसेस हार्मफुल होगी सोसाइटी के लिए तब गवर्नमेंट स्टेप इन कर सकती है, लेकिन बिसाइड्स दैट जो गवर्नमेंट है वो हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी। और इसके साथ साथ जो उस रिलीजन के एडहेरेंट्स हैं, जो उस रिलीजन को बिलीव करते हैं, उनका राइट है प्रोफेस और प्रोपगेट करने की उस रिलीजन को। ठीक है, ये होता है सेक्युलर या सेक्युलरिज्म। फिर जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द सोल और एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द गाइडिंग वैल्यूज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ट अपॉन। जो भी वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है वो सब कुछ प्रियम्बल के बेसिस में होता है। वो एक प्रीफेस ऑफ ए बुक की तरह है। जैसे कि जो प्रीफेस है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है किसी एक बुक के बारे में, जो आपको उस बुक का एसेंशली शॉर्ट में सब कुछ बता देता है कि वो ये बुक किस चीज़ के बारे में, इसका क्या क्या एम्स है। वैसे ही जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी एक सिमिलर एक्शन करता है जैसे प्रीफेस ऑफ अ बुक करता है, वैसा ही उसका पर्पस है। सो सेक्युलर की मीनिंग और प्रियम्बल की मीनिंग दोनों की बदल गई, और ये होएगा क्वेश्चन 26 का आंसर। ठीक है, दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 और ऊपर वाला वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। नाउ हम ये बाकी सारे क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में करेंगे। अभी हमने सारे के सारे 1 मार्क और 2 मार्क्स क्वेश्चन कर दिया। ये वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले, अभी हम, और 5 मार्क्स वाले भी। अभी हम जाएंगे सेक्शन डी इकोनॉमिक्स में। पहले हम सेक्शन डी इकोनॉमिक्स को करेंगे, फिर आपने देखिएगा जब हम उनको करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 31 सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का, शिफ्टिंग ऑफ लेबरर्स फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ वर्क इज। ना जब लेबरर्स जो है वो एक रूरल एरिया, रूरल यानी कि गांव, विलेज, एक विलेज से अर्बन एरिया, एक सिटी में जाते हैं वर्क के लिए, तब इस चीज़ को क्या बोलता है? वेल ऑल्दो इस चीज़ को कॉमनली हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। इस चीज़ को कॉमनली हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं, या एक अल्टरनेटिव वर्ड है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ना वो जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, उसमें माइग्रेशन आ जाता है। तो जब जो लेबरर्स हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं तो वो एक तरह से माइग्रेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन बोल सकते हैं। ऑल्दो कॉमन लैंग्वेज में हम इस चीज़ को अर्बनाइजेशन बोलते हैं, लेकिन इस केस में माइग्रेशन में चल जाता है। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर बाय चांस आपके पेपर में भी ऑप्शन में अर्बनाइजेशन आ जाए तो आप उसको टिक लगा सको। फिर क्वेश्चन 32, व्हाट डज PHC स्टैंड फॉर? PHC की फुल फॉर्म क्या है? PHC की फुल फॉर्म है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज द फुल फॉर्म ऑफ PHC। फिर क्वेश्चन 33, बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच इकोनॉमिक सेक्टर? वापस से देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और टर्शियरी में क्या क्या आता है? टर्शियरी में आता है ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेड, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। उसमें बैंकिंग भी आता है। सो जो बैंकिंग है वो कौन से इकोनॉमिक यहाँ पे सेंटर लिख रखा है गलती से, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए सेक्टर। ये एक मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, इनके पेपर से, जो ये स्कूल का पेपर है इसमें एक मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन ये एक सेक्टर है। सो विच बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच इकोनॉमिक सेक्टर? इट इज इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को और क्या बोलते हैं हम? सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो आप टर्शियरी या सर्विस सेक्टर लिखोगे। फिर क्वेश्चन 34, डैश इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेबर अब्जॉर्बिंग का मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मैन पावर, वर्क फोर्स की ज़रूरत है। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है? वो होएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर है। सो एग्रीकल्चर ये करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 34 का। फिर क्वेश्चन 35, मार्केट एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ प्रोडक्शन। या जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है 1 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पे गलती कहाँ से शुरू हुई है, पहले आप आइडेंटिफाई करो गलती कहाँ से है। तो गलती है मार्केट एक्टिविटीज़ से। अगर आप मार्केट एक्टिविटीज़ को बदल दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अब मार्केट एक्टिविटीज़ के इन प्लेस में
क्या लिखे, हम लिखेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। हम मार्केट एक्टिविटीज को रिप्लेस कर दिया नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के साथ। तो जब हम ये पूरा याद रखना, आपको बस हाईलाइट नहीं करना एरर को, आपको बस एरर को हाईलाइट नहीं करना और रिप्लेस नहीं करना, आपको सेंटेंस वापस लिखना है, स्टेटमेंट को वापस लिखना है। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, अगर हम मार्केट एक्टिविटीज़ को नॉन मार्केट एक्टिविटीज से लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, जो ये लिख रखा है एरो के साथ, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम अपने आप और हमारी फैमिली को उनको खिला सकें, हम उन गुड्स को बेचते नहीं। जी, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि यहाँ पे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्यों आएगा, यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है सेल्फ कंजप्शन, यहाँ पे गलती से सेल्फ प्रोडक्शन लिख दिया। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन जनरली हम सेल्फ कंजप्शन लिखते हैं। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो सेल्फ कंजप्शन मतलब खुद के कंजप्शन के लिए, तब उसको बोलते हैं हम नॉन मार्केट एक्टिविटी। हाँ, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है मार्केट एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ट्रेड, तब ये करेक्ट स्टेटमेंट होती है और यहाँ पे आपको करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन संजय इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे सेल्फ कंजप्शन लिख रखा है, तो आप नॉन मार्केट एक्टिविटी लिखोगे। तो इसलिए इसका आंसर होएगा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, फिर बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, ए असर्शन एंड आर रीज़न। ये असर्शन रीज़न टाइप का क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट्स को, रीड करना है और राइट करना है करेक्ट ऑप्शन को। सो ए है, असर्शन है, एजुकेशन एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। फिर में रीज़न है, एजुकेशन एनहांसेस द टोटल प्रोडक्शन विच एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। नाउ फर्स्टली हम इन स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं, हम इन स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं ताकि हम जान सकें कि ये करेक्ट है गलत। तो सबसे पहले लिखा है एजुकेशन एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, ये करेक्ट है। जो एजुकेटेड लोग होंगे उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा अच्छे लेबर होंगे, ज़्यादा अच्छे वर्कर्स होंगे। सो जी, क्योंकि इसलिए तो एजुकेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल को बिल्डअप करने का एक फंडामेंटल एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि वो लेबर की क्वालिटी को, वर्क फोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर अब हम रीजनिंग को देखते हैं। रीज़न आर, ये लिख रखा है कि एजुकेशन इनहांसेस द टोटल प्रोडक्टिविटी विच एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जो रीज़न है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ लेबर और लेबर की क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाएगी तो फिर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होएगी, वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे, और अगर वो ज़्यादा काम कर पाएंगे तो जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ होएगी, वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ेगी, ऐड करेगी टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अब हमें बस एक्सप्लेनेशन देखनी है, एक्सप्लेनेशन बन रही है या नहीं, और एक्सप्लेनेशन बन रही है। हम कैसे जानेंगे कि एक्सप्लेनेशन बन रही है, हम इन सेंटेंसेस के एंड में बिकॉज लगा देंगे, जो असर्शन है उसके एंड में बिकॉज लगा देंगे। तो फिर एजुकेशन एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर बिकॉज एजुकेशन एनहांसेस द टोटल प्रोडक्टिविटी विच एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी बन रही है। तो आंसर क्या होएगा, आंसर होएगा, आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। और ऐसे ही हमारा ये पूरी वीडियो ख़त्म हो गई। हम जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स, उसके 3 मार्क्स क्वेश्चंस, और जो सेक्शन सी है सिविक्स, उसके बचे हुए क्वेश्चन जो है ये सारे करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SST एग्जाम्स। और याद रखना, अगर आपको इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट देखना है, ये पार्ट 2 है, अगर आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना है तो आप चेक कर सकते हो उसको, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। सो बाय।